नाज़रीन, अब तकरीबन 48 घंटे इस जंग को होने वाले हैं और यह जंग बहुत आगे जा चुकी है, हर घंटे ये आगे जा रही है। और नाज़रीन, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने के बाद अब यह जंग हर लिहाज से एक डिसाइसिव वॉर हो चुकी है, जिसको आप आर पार का मार्का कहते हैं। या ईरान रहेगा या इजराइल रहेगा, इस टाइप की यह जंग जब वो बन चुकी है। वो किस अंदाज के अंदर, देखिए, अब ईरान को यह पता है कि उसने न्यूक्लियर बनाना है। ईरान का भाई हर चौथे महीने तो उन पर अटैक हो जाता है, और ईरान अगर न्यूक्लियर नहीं बना रहा था तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर थे। सुप्रीम लीडर ने कह रखा था कि हम जब वो न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। अब सुप्रीम लीडर को तो निशाना बना दिया गया है। और वैसे भी ये तारीख में होता है कि जब भी इस तरह का कोई अटैक होता है तो अगली जो लीडरशिप आती है वो ज्यादा हार्ड लाइनर होती है। तो अब वो न्यूक्लियर की तरफ जब जाएंगे, और इधर इजराइल और अमेरिका का प्लान यह है कि ईरान को 4 से 5 हिस्सों में तकसीम करना है। इनको एज अ स्टेट जब अब नहीं छोड़ना है, बल्कि इनको 4 से 5 हिस्सों के अंदर जब तकसीम करना है। तो ईरान की फतह यह होगी कि चाहे उन पर जितना मर्जी नुकसान हो जाए, जितनी मर्जी डिस्ट्रक्शन हो जाए, जितनी मर्जी वो कुर्बानियां दे दें, एज अ स्टेट अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं और अमेरिका को अपने हमले रोकना पड़ते हैं और पीछे हटना पड़ता है, और ईरान, IRGC, उनकी फौज एज अ स्टेट वो सर्वाइव कर जाते हैं, दैट मीन्स कि ईरान फातेह हुआ और इनकी बदमाशी का रीजन में खात्मा हुआ। लेकिन अगर सूरत हाल दूसरी बनी तो फिर तैयार हो जाएं बाकी ममालिक भी। अभी आप देखिए कि ईरान पर साइबर अटैक्स हुए हैं और सेम टाइम पर पाकिस्तान पर साइबर अटैक्स हुए हैं। पाकिस्तान के जो मेजर न्यूज चैनल्स हैं वो हैक कर लिए गए हैं। मुझे बताइए कि ये पाकिस्तान पर इस नौयत का पहला हमला है, किसने किया है? तो कौन साइबर कैपेबिलिटी जब रखता है, ठीक है? तो वैसे भी वो कह रहे हैं कि अगला हदफ जो हमारा उर्दगान है, तुर्की है, और पाकिस्तान के हवाले से वो तरह तरह की बातें जब वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उनकी बहुत पुरानी नजर है। पाकिस्तान पर वो बहरास अटैक नहीं कर सकते, बट वो इस तरह से एक क्योस और डिस्टेबलाइजेशन करने की जब वो कोशिश करेंगे। ऑलरेडी नेतन्याहू ने अफगानिस्तान की तारीफ की है कि बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं जो उन्होंने अटैक्स किए। खैर, तो अब ये सिनेरियो कि ये एक डिसाइसिव वॉर है। अब जरा देखिए कि ये जंग कितनी खौफनाक, खतरनाक, भयानक होती चली जा रही, जो कि इसने होना था। अमेरिका नाज़रीन गल्फ के पीछे छुप रहा है। हमला उसने किया है, रीजन को इस नहज पर उसने पहुंचाया है। गजा पर जो जुल्म और सितम होता रहा उसको ना रोकने वाला, बार बार वीटो करने वाला कौन है? ईरान पर जंग मुसल्लत करने वाला कौन है? तो अब अमेरिका जब इतनी बड़ी जंग छेड़ के गल्फ के पीछे छुप रहा है। कल से जब से ईरान पर अटैक हुआ है यही चल रहा है कि ईरान ने गल्फ पर अटैक कर दिया, ईरान ने फलां बेस पर अटैक कर दिया। ओ भाई, ये ईरान की मत मारी गई है कि उसने जाकर वहां पर अटैक कर दिया है। जिसने आज तक कभी अटैक नहीं किया उसकी मत मारी गई है कि उसने वहां पर जाकर अटैक किया है। तो अमेरिका और नेतन्याहू एक डेंजरस खेल खेल रहे हैं और गल्फ के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, MBS ने ऑथोराइज किया है कि अपनी आर्मी को कि वो ईरान को अटैक करे। ये इस वक्त की CNN की बड़ी खबर जब सामने आ रही है और दीगर मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरब के हुक्मरान ने ऑथोराइज किया है अपनी फौज को कि जी ईरान पर रिटेलिएट करें, अटैक करें। सवाल यह है कि अटैक तो आप करेंगे, लेकिन कहां करेंगे और कैसे करेंगे? जहाज भेजेंगे तो इन मुल्कों की सिक्योरिटी तो ऑलरेडी अमेरिका के जिम्मे है, तो अमेरिका तो ऑलरेडी ईरान पर बमबारी कर रहा है। इनके पास जो जहाज है वो अमेरिका से बेहतर है। इनको भी तो अमेरिका ने जहाज दिए हुए ना। और ये जो कह रहे हैं कि हमारी बेसिस पर हमला हो गया, हमारी बेसिस पर हमला हो गया और हमारा एयर डिफेंस उसको गिरा रहा है, ना इनका एयर डिफेंस है ना इनकी बेसिस है। अमेरिका का एयर डिफेंस है, अमेरिका की बेसिस है। और ट्रंप ने कहा था कि इनकी हुकूमतें जो है वो 2 दिन नहीं चल सकती अगर अमेरिका अपनी सपोर्ट निकाल ले। तो चलो हम अगली बात नहीं करते, बेसिस भी उनकी और एयर डिफेंस भी उनका, टेक्नोलॉजी भी उनकी। तो आप कहां अटैक करेंगे? सवाल यह है। जहाज भेजेंगे, अच्छा जी, गल्फ रियासत ईरान पर हमला कर रही होंगी और इजराइल भी कर रहा होगा और अमेरिका भी कर रहा होगा। तारीख कैसे लिखी जाएगी? तो ये सिर्फ अपने आप को जंग में ड्रैग करेंगे, ठीक है ना? अगर ये इस तरह से हमला लॉन्च करता है, हो सकता है ईरान 1-2 दिनों में हमले रोक दे, क्योंकि इस वक्त ईरान ने बताया कि कुवैत में जो बेस है वो मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी है। तो वो देखें, ये जो अमेरिकी मिलिट्री मशीनरी है, उनकी नेवी है, उनकी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये सारी कोऑर्डिनेटेड हैं विद दीज बेसेस। यहां पर रेडार्स लगे हुए हैं, सिस्टम्स लगे हुए हैं जो रियल टाइम इंटेलिजेंस भेजते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं, सो ऑन। बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। तो इनको जब डिसरप्शन ईरान करेगा तो फिर उनकी जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो मुतासर होना शुरू हो जाएंगी। तो अब ये बेसिस नकारा करना ईरान ने शुरू कर दिया। हो सकता है 1-2 दिन में वो कामयाब हो जाए, तो उसके बाद वो इन बेसिस पर हमला नहीं करेगा। अगर ये बराह रास्त ईरान पर हमला कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा? यही तो वो चीज है जो नेतन्याहू चाहता है। नेतन्याहू की इससे बड़ी को फतह हो नहीं सकती कि गल्फ कंट्रीज इजरायली और अमेरिकी जंग को अपनी जंग बना लें। इससे बड़ी इजराइल की फतह हो नहीं सकती है और इससे बड़ा OIC का कोई खसारा हो नहीं सकता है। तो ठीक है, मुश्किल वक्त है और इसको विजडम के साथ हैंडल करना चाहिए। मुझे बताइए, जब पिछले 6 महीनों से यह बिल्डअप हो रहा था और तैयारी हो रही थी, तो इन मुल्कों का अंदाजा नहीं था कि अमेरिका जब हमला करने जा रहा है, तो इन मुल्कों ने कोई स्ट्रेटजी अपनाई, कोई अमेरिका को प्रेशराइज किया? और अगर अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार नहीं था तो फिर आप कहेंगे भाई बेसिस खत्म करें, आपने बेसिस किस लिए दी हुई है?
और अगर आप इतना भी कहने का आपके पास आप मजाज नहीं है, आपकी इतनी भी से नहीं है अमेरिका के सामने कि आप उसको कह सकें कि साहब बहादुर अगर अटैक करना है तो फिर बेसिस यहां से वाइंड अप कर जाएं, यहां पर फिर हम बेसिस आप खाली करें, बेसिस खत्म करें। अगर आप इतना भी नहीं कह सकते हैं तो फिर आपकी क्या से है? फिर आपकी हुकूमतें भी वो चला रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी भी वो चला रहे हैं, आपकी एयर स्पेस भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, आपके जो जहाज उड़कर ईरान पर हमला करेंगे वो भी उनके दिए हुए हैं, आपके जहाज आकर जो अटैक करेंगे उसमें जो म्यूनिशंस होगा वो भी उनका है, और जो टारगेट आप हिट करेंगे उसके लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए वो भी आपके पास नहीं है, वो भी अमेरिका देगा। तो आपका क्या है? तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। और रशिया का मैसेज गया है गल्फ कंट्रीज को, और रशिया ने इनके ऊपर वाजे किया है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ देर पहले जब वो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल किया और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यह वाजे किया कि भाईजान हमला ईरान पर हुआ है और इजराइल और अमेरिका ने किया है और यह इलीगल है और अनजस्टिफाइड है। तो यह मैसेज गया है। इस वक्त ईरान की सपोर्ट कौन कर रहा है? जिस भी हद तक कर रहा है वो रशिया और चाइना वहां पर मौजूद हैं, और वो रशिया और चाइना का साथ दिए। अब एक और सिनेरियो लीजिए, सऊदी अरब मिसाल के तौर पर जंग में जा रहा है, अगर वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो जाएंगे, लेकिन हम किसी भी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि ऑथोराइज कर दिया। सऊदी अरबिया अगर पाकिस्तान को कहता है कि भाई मुआहिदा है तो आप भी आ जाएं, हिस्सा डालें, तो ईरान इत्तेहादी है किसका? चीन का। पाकिस्तान किसका इत्तेहादी है? चीन का। तो पाकिस्तान चीन के इत्तेहादी पर जाकर अटैक करेगा। और अभी तो वहां पर सुप्रीम लीडर निशाना बने हैं, तो पाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो गए जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़े जबरदस्त तरीके से जो हैंडल किया है। पाकिस्तान अटैक करेगा ईरान पर जाकर फॉर सऊदी अरेबिया और चीन के इत्तेहादी के खिलाफ। जब पता यह है कि यह सारी जंग जो इस वक्त एशिया में हो रही है इन ब्रॉडर वे, इट्स अ वॉर अगेंस्ट चाइना, तो पाकिस्तान वहां पर जाकर अटैक करेगा। और पाकिस्तान के जो JF-17 है, पाकिस्तान किसके साथ मिलकर बनाता है? ईरान चीन का इत्तेहादी है, ईरान रशिया का इत्तेहादी है। तो अगर ये गल्फ कंट्रीज वहां पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं तो एक तो अपने आप को बराह रास्त जंग में ड्रैग करेंगे, सेकंड ये नेतन्याहू के हाथों में खेलेंगे। यही तो नेतन्याहू चाहता है, इजराइल चाहता है, क्योंकि इजराइल को सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि ईरान और सऊदी अरेबिया एक और है, ईरान और मिस्र और तुर्की एक और है, इनके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। अब इसको उसने तोड़ने की जब कोशिश की, तो ईरान को भी भरपूर विजडम का मुजाहरा करना चाहिए, गल्फ को भी भरपूर विजडम का मुजाहरा करना चाहिए। और अगर प्रेशर किसी पर डालना है तो अमेरिका पर डाला जाए, जो इस रीजन को के साथ इतनी घिनौनी साजिश कर रहा है, इस रीजन को डिस्टेबलाइज कर चुका है। अभी ट्रंप का इंटरव्यू में आगे चलकर आपके सामने रखूंगा। ट्रंप से पूछा गया है कि जी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है, कहता मुझे क्या परवाह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। और उसने कहा कि 48 ईरानियन शख्सियात को मार दिया गया है और यह बड़ी जबरदस्त कामयाबी हम तेजी के साथ हासिल कर रहे हैं। और नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमले जो वो आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, ईरान को वो 5 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, जिसका मतलब यह होगा कि यहां पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स और कई लाख कैजुअलिटीज हो सकती हैं। ईरान को 5 हिस्सों में तकसीम करने का मतलब यह है। और आप कह रहे हैं ईरान बेसिस पर क्यों अटैक कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? ईरान के साथ वो कर क्या रहे हैं मुझे बताइए, उसके साथ करने क्या जा रहे हैं? इतनी खुली बदमाशी, पहले गजा पर, फिर लेबनान पर, फिर वेस्ट बैंक पर, फिर यमन पर, और अब ईरान के ऊपर, और उल्टा कसूरवार भी ईरान है। तो रशिया ने इनके ऊपर वाजे कर दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, मैं वो स्टेटमेंट भी आगे चलकर आपके सामने रखूंगा। रशिया ने बिल्कुल वाजे कर दिया। अच्छा, अब अगली बात सुनिए। ईरान ने अपने हमले जो एस्केलेट कर दिए हैं। ईरान ने कहा ना कि हम नया फेज शुरू कर दिया। तेजी के साथ हम खबरें आपके साथ रखेंगे, शेयर करेंगे, एक के बाद खबर हमारे पास तबाहकुन है, एक के बाद एक बड़ी खबर है, और हर घंटे ये जंग एस्केलेट हो रही है। फ्रांस की बेस के ऊपर अटैक हो गया, जहां पर फ्रांस के फौजी यूएई में मौजूद हैं, वहां पर ईरान ने अटैक कर दिया। अब आप देखें ना कि इन तमाम मुल्कों की जो सिक्योरिटी है वो तो वेस्टर्न सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, वो इसको चला रहा है। बरतानिया भी है, फ्रांस भी है, अमेरिका भी है, और इनडायरेक्टली इसराइल भी है। और यूएई में तो इन मुल्कों में तो डायरेक्टली इसराइल है। तो अब फ्रांस के ऊपर हो गया है, तो ईरान के लिए कोई रेड लाइन नहीं है। वहां बरतानिया की बेस पर भी ईरान ने अटैक किया साइप्रस में, तो वो भी मुकम्मल हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस, बरतानिया ये सारे हिस्सा ले रहे हैं, और ईरान ने भी इनके ऊपर जब अटैक कर दिया है। और ईरान ने बरतानिया के, अमेरिका के और वेस्ट यूरोप के जो है वो ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमले कर दिए। 3 ऑयल टैंकर इस वक्त ईरान ने बड़े डिस्ट्रक्टिव अटैक्स उन पर किए। तो जंग बड़ी खौफनाक हो रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने 10 जो ईरानी बहरी जहाज हैं, वेसल्स हैं नेवी की, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। बंदरगाहों पर अटैक किया जा रहा है। ये मैंने आपको बताया कि अमेरिका और इजराइल ने टारगेट्स डिवाइड कर रखे हैं। अमेरिका के जिम्मे ये टारगेट है कि ईरान की नेवी को डिस्ट्रॉय करना है, ईरान की जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, यानी कि मिसाइल्स उन्होंने रखे हुए हैं, जो अंडरग्राउंड उनके सिटीज हैं, उन पर अटैक करना है। और अभी खबर यह है कि B-2 बॉम्बर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, और उन्होंने बहुत घातक जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के ऊपर गिराए हैं।
तो ये मिसाइल साइट्स को तबाह करना, अंडरग्राउंड सिटीज को जहां पर मिसाइल स्टॉक पड़ा हुआ है, नेवी को डिस्ट्रॉय करना, ईरान के एयर डिफेंस को, रडार्स को डिस्ट्रॉय करना, ये अमेरिका के जिम्मे है और इसराइल के जिम्मे है कि लीडरशिप को टारगेट करना और बाकी बम जो गिराना और जो भी बाकी काम है वो इसराइल ने जब करना है। अभी ईरान बता रहा है कि उनके जो पुलिस स्टेशन हैं उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो पुलिस स्टेशन पर क्यों अटैक हो रहे हैं? ऊपर से साइबर अटैक्स हो रहे हैं। और आपको पता नहीं पाकिस्तान में साइबर अटैक्स हुए हैं और जिन पाकिस्तान के मेजर न्यूज चैनल्स को हैक किया गया है, वहां पर क्या लिखा गया है? घिनौनी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को भी बिल्कुल हाई अलर्ट रहना चाहिए और पहले 24 घंटों के अंदर ही पाकिस्तान ने इसके डायरेक्ट इंपैक्ट्स देखे हैं मुजाहरों की सूरत के अंदर, और अब साइबर अटैक्स। पाकिस्तान को भी अलर्ट जब रहना चाहिए। सो पुलिस स्टेशन ईरान में क्यों हिट किए जा रहे हैं? तो मकसद यही है ना कि ईरान को एज अ स्टेट जब वो कोलैप्स करना है। अच्छा, अब ईरान ने फिर उधर इसराइल पर नए हमले किए हैं। अरबल में जो बेसेस हैं वहां पर बड़े धमाके जब वो हुए हैं। अच्छा, अब नाज़रीन अगले 5 से 7 दिन ना सिर्फ ईरान के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन साबित होंगे, रीजन के मुस्तकबिल के लिए, ओआईसी के मुस्तकबिल के लिए और नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए फैसला कुन जब साबित होने जा रहे हैं। ईरान जीतेगा तो इसके असरात आप देखेंगे कि जो वो इंपीरियल पावर्स हैं जो एक के बाद एक मुल्क को चुन चुन कर तबाह कर रही हैं और आगे भी उन्होंने नए टारगेट्स हिट किए हुए हैं। ईरान अगर उनके दांत तोड़ देता है तो फिर वो आगे नहीं जा सकेंगी और मुल्कों को वो अपना शिकार नहीं बना सकेंगी। और अगर ईरान भी गया तो फिर अगले मुल्क तैयार हो जाए। अब अगले 5-7 दिन इंपॉर्टेंट किस हवाले से? नज़ीर देखिए, ईरान जो है ना अब एयरक्राफ्ट करियर की तरफ बढ़ चुका है। अब उसका निशाना जो है वो एयरक्राफ्ट करियर है। ठीक है, एयरक्राफ्ट करियर का हिट होना इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और यह अमेरिकी ताकत के खात्मे का एक बहुत बड़ा वाकया होगा। इसके साथ मुकम्मल अमेरिकी ताकत खत्म ज़ाहिर नहीं हो जाएगी, लेकिन यह वन ऑफ द बहुत बड़ा वाकया होगा। लेकिन इस एयरक्राफ्ट करियर को तबाह करने के लिए, हिट करने के लिए, डैमेज करने के लिए ईरान को एक बड़ी साइंटिफिक वॉर लड़नी पड़ेगी और इसके लिए ईरान को 5 से 7 दिन चाहिए। कैसे? ईरान को बहुत सारे एयर डिफेंसेस से बाईपास होके फिर इस एयरक्राफ्ट करियर तक पहुंचना है। इसके इर्द गिर्द जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको पहले, उनके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनको ईरान जब वो खाली करेगा और ये करते करते, ये साइंटिफिक वॉर लड़ते लड़ते उसको 5 से 7 दिन लग जाएंगे। उधर अमेरिका और इजराइल की तैयारी यह है कि ईरान को सस्टेन ही ना करने दिया जाए 5 से 7 दिनों के लिए। अगर ईरान ने ये हमले इसी तरह से जारी रखे, उन्होंने अभी 4 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए ना, फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे, अगर ये 4-5 दिन उन्होंने मुसलसल जारी रखे तो फिर वो लम्हा आएगा जब ये एयरक्राफ्ट करियर हिट हो जाएगा। लेकिन अगर पीछे से ईरान ही कोलैप्स कर गया तो फिर एयरक्राफ्ट करियर को किसने हिट करना है? तो अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि ईरान हर गुजरते दिन के साथ उनके मिसाइल और ड्रोन्स की जो तादाद है क्या वो घटती चली जाएगी? और एक बात मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी अगर अमेरिका और इजराइल को यह भनक लग गई कि ईरान अब अबाउट टू फॉल है, अब ये गिरने के करीब है, इसकी कमजोरी अब वाज़ेह होना शुरू हो गई है, ये लड़खड़ाना शुरू हो गया है, इसके मिसाइल और ड्रोन्स खत्म होना शुरू हो गए हैं, इसकी लीडरशिप आप उस तरह से मैनेज नहीं कर पा रही, फिर आप अंदाजा भी नहीं कर सकते किस बहुत बड़ी तबाही के साथ ईरान पर अटैक किया जाएगा। और शायद उसमें बरतानवी जहाज बराह रास्त आकर ईरान पर बमबारी करें, फ्रांसीसी जहाज आ जाएं, फिर शायद गल्फ के जहाज भी आ जाएं, व्हाटसएवर, मतलब मैं किसी भी चीज को रूल आउट नहीं कर रहा, शायद वो जर्मनी के भी आ जाएं और पूरे यूरोप के, और जिस जिसके पास F-35 और ये सारे जहाज उन्होंने दिए हुए हैं, सारे यूरोप के पास है मोस्टली, उन सब के आ जाएं, क्योंकि फिर तो ईरान फॉल करने वाला ना, फिर वो जवाब नहीं दे सकता। तो कहीं भी उनको भनक लग गई कि ये ईरान अबाउट टू फॉल है, ईरान जो है वो कमजोर पड़ गया है, इसके मिसाइल और ड्रोन अब खत्म होने वाले, बस यही वो लम्हा होगा कि वो बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं गिरती हुई दीवार को एक और धक्का दो, तो वो फिर वो सिनेरियो होगा कि वो फिर पूरी ताकत के साथ आएंगे एक धक्का और देने के लिए। तो ईरान ने किसी भी लम्हे ये महसूस नहीं करवा सकता कि वो कमजोर पड़ रहा है, लड़खड़ा रहा है, और अभी तो ईरान पूरी ताकत के साथ है। हो सकता है 5-10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद उसके मिसाइल और ड्रोन्स की तादाद बहुत कम हो गई हो, एग्जैक्टली कोई भी नहीं जानता। अच्छा, अमेरिका और इसराइल की अपनी कैलकुलेशन है कि इनके पास इतने हैं, लेकिन फिर भी वो जरूरी है कि वो कैलकुलेशन ठीक हो। पहले भी ईरान के हवाले से उनकी कैलकुलेशन खराब ही साबित हुई है। तो 80,000 की एक असेसमेंट भी तो आई थी, एंड अगेन अगर 80 नहीं है 25,000 भी हैं तो ये काफी है। अभी तक उन्होंने कोई 2,000 ड्रोन ही इस्तेमाल जो वो किए हैं, तो दैट मीन्स कि वो और काफी दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड नई प्रोडक्शन उनकी जारी है, रशिया और चाइना से भी डिलीवरी जब उनको पहुंचेगी। और वो जो शोल्डर मिसाइल्स हैं उनका क्या स्टेटस है, और जो सुपरसोनिक चाइना के मिसाइल्स हैं उनका क्या स्टेटस है। तो चाइना और रशिया भी इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे कि कब, कहां, किस हद तक जब उनको मदद करना है। तो ईरान स्टैंड कर पाएगा तो वो मजीद जब वो मदद के लिए आएंगे। सो इस लिहाज से ये फैसला कुन जंग है, आर या पार का मार्का है, और जो है अगले 5-7 दिन जो फैसला कुन साबित होंगे। अगर बड़ी इकोनॉमिक और बाकी कॉस्ट पे करना पड़ी और बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो फिर ही ट्रंप पीछे हटेगा और अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। वगरना ट्रंप ने यह सीखा है कि चाहे उसकी मागा बेस ही क्यों ना हो, अगर जंग छोटी है और उसमें अमेरिका का ज्यादा लॉस नहीं हुआ तो चाहे वो जितनी मर्जी इमोरल है,
चाहे जितनी मर्जी ब्रूटल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मडोरो को उठा लिया गया, एक इलेक्टेड सरबराह को उठा लिया गया और कुछ भी नहीं हुआ, हजम हो गया, वो वाकया हजम हो गया। अब वो खबरों में भी कहीं नहीं है। ये तो जिस दुनिया को आप जंगल की दुनिया कहते हैं, उस दुनिया में भी ये हुआ करता था कि राजा राजे को नहीं खुद मारता था और उसको जब वो स्पेयर कर दिया जाता था। ये एक रिवायत थी कि बादशाह बादशाह को नहीं मारेगा। यहां तो किस्सा ही कुछ और है। तो ट्रंप ने ये सीखा है कि अगर ये छोटी जंग होगी, नुकसान कम होगा अपेरेंटली अमेरिका का, तो यानी विजिबल को बड़ी कॉस्ट ना हो कि हमारे फौजी मारे गए, बड़ी कोई इकोनॉमिक कॉस्ट आई। वेनेजुएला की जंग में ट्रंप ने बार बार यही करने की कोशिश की, हमें बहुत फायदा हुआ है, ऑयल हमारे पास आ गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए हैं, अब ये इतना बड़ा ऑयल हमारा है, बड़ा फायदा हुआ है, 30 मिनट का ऑपरेशन हुआ है। तो उसने ये सीखा है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी की हालत तो यह है कि इस सब के बावजूद भी वो जा जाकर ट्रंप साहब को सलामी पेश कर रहे हैं और उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर रहे हैं। ये तो इसके बाद की सूरत हाल है ना। तो ट्रंप ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देख लिया है और मागा को भी देख लिया। लेकिन अगर ये कॉस्ट पे करना पड़ गई, अगर ये रिजल्ट उल्टे आए, तो ये वो जगह है जहां पर मामला खराब होगा। और अगर ट्रंप इसमें अपने अहदाफ कामयाब कर गया, तो फिर उसने और भी बहुत सारे टारगेट सोचे हुए हैं। वो नाइजेरिया, वो क्यूबा, वो और भी बहुत सारे होंगे, उधर ट्रंप ने बढ़ना है, उधर अपनी मिलिट्री फोर्स जो है इस्तेमाल करनी है। और अगर ईरान फॉल कर गया तो फिर बाकी तो शाही कोई नहीं है ना। तो बाकी तो फिर रशिया, चाइना या नॉर्थ कोरिया ही है ना। उसके अलावा तो फिर बाकी दुनिया में कौन टिक सकता है अगर ईरान नहीं टिक सका तो। अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल मैं आपके सामने शेयर करूंगा। नाज़रीन, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इनकी जानिब से बड़ा हार्श रिएक्शन आ रहा है सुप्रीम लीडर को जो निशाना बनाया गया। यानी वो रिएक्शन जो ओआईसी लीडर्स की जानिब से सामने आना चाहिए था। कितना बड़ा जुल्म हो गया है। एक बड़ा ओआईसी लीडर जब वो इतनी बेदर्दी से जब वो मार दिया गया है, इतनी बदमाशी कर दी गई है, तो वहां से कोई रिएक्शन नहीं आया, वहां से कोई कंडेमनेशन नहीं हुई। और प्रेसिडेंट शी कंडेम कर रहे हैं, प्यूटन कंडेम कर रहे हैं, और फिर रशिया के बाकी लीडर्स भी कर रहे हैं, यानी फॉरेन मिनिस्टर यानी कि दिमित्री मेदवेदेव। और यहां किस्सा ही कोई नहीं है। तो ये अगर ओआईसी की ये हालत ना होती तो फिर जो फलस्तीनियों के साथ हुआ है वो भी ना होता, जो लेबनीज के साथ और जो यमनीज के साथ और इराकीज के साथ, शामी के साथ और जो ईरानियंस के साथ हुआ है ये भी ना होता। और देखिए, आप पिछली 5 सेंचुरीज देखिए वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को। सबसे पहले स्पेनिश एम्पायर था 16वीं सदी में, उसकी जरा कहानियां सुन लें। उसके बाद फ्रेंच एम्पायर, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर, उसके बाद अमेरिकन एम्पायर। ये जो 500 साल हैं, ये ऐसी पेनफुल दास्तानें हैं कि सुनाई नहीं जा सकती। इसमें कहता है अमेरिकन एम्पायर है पिछले 80 साल से, और उसकी जो कार्रवाइयां हैं वो दुनिया में आप देख लीजिए। तो ये एक ही कड़ी का सिलसिला है, ठीक है ना। ये एक ही कड़ी का सिलसिला जो 500 साल से इंसानियत जो भुगत रही है। China on the assassination of Khamenei, China expressed its strongest protest and absolute condemnation. Absolute condemnation. और बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हम इस पर कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये असैसिनेशन जो है एक ब्रूटल तरीन, दुनिया की तारीख का ये ब्रूटल तरीन अटैक है और तमाम स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स और इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है। दिमित्री मेदवेदेव, ये बहुत बड़ा क्राइम है जो कमिट किया गया है, ठीक है। ये रशिया और चाइना की मतलब बहुत वो दुखी और अपना बड़ा हार्श रिएक्शन दे रहे हैं, जो कि ओआईसी वर्ल्ड से सबसे पहले आना चाहिए था। अगर आप ईरान के ऊपर हमले की मजम्मत नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ठीक है जो हो रहा है फिर सही हो रहा है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएई के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल किया है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने एम्फसाइज किया, कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया अमेरिका और इजरायली अटैक को। कहा ये अनजस्टिफाइड एग्रेशन है अगेंस्ट ईरान। रशियन मीडिया कोट कर रहा है। देखिए, रशिया ने गल्फ को मैसेज कन्वे किया, ये जो चला रहे हो ना ईरान ने अटैक कर दिया, ओ भाई ईरान पर अटैक हुआ है, अनजस्टिफाइड एग्रेशन हुआ है। तो रशिया चाइना का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर तो किस्सा ही कोई और छिड़ गया है, हमला ईरान पर हुआ है। चल ये रहा है कि ईरान ने हमला कर दिया, ईरान ने गल्फ पर ये कर दिया, गल्फ पर वो कर दिया है। तो रशिया और चाइना का किरदार जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और ब्लूमबर्ग ने लिखा है, अच्छा ब्लूमबर्ग की खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत एक्सटेंसिव डैमेज हो गया है अमेरिकी बेसिस पर। तो अगर ईरान के हमले इसी तरह से जारी रहे तो ये बिल्कुल राख का ढेर बन जाएंगी ये बेसिस, और ये ऑपरेट नहीं कर सकेंगी, फंक्शन जब नहीं कर सकेंगी, और बहुत हैवी एक्सट्रीमली सवेयर नुकसान जब हुआ है और पर्सनल्स को यहां से रीलोकेट जब कर दिया गया। CNN MBS ने ऑथोराइज कर दिया है सऊदी आर्मी को कि वो ईरान को जब वो अटैक करें, उनको मतलब ऑथोराइज कर दिया आर्मी को। कब करते हैं, किस अंदाज में करते हैं, वी विल सी।